एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान पत्रकार के तौर पर, जिसकी पहचान पॉलिटिशियन के तौर पर, जिसकी पहचान लेखक के तौर पर, या जिसकी पहचान मौजूदा वक्त से नाराज, मौजूदा व्यवस्था से नाराज, गुस्सा है, दुख है, आक्रोश है, त्रासदी है, कुछ भी हो सकता है। वो शख्स आज हमारे साथ है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अरुण शौरी जी। अरुण शौरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये क्यों लगता है कि अरुण शौरी मौजूदा वक्त से बेहद नाराज है, गुस्से में है, दुखी है? ऐसा क्यों लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है, आपकी बातों से लगता है। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब गुस्सा क्यों वेस्ट करें इन चीज़ों पर। गुस्सा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि क्यों वेस्ट किया जाए। तो मुझे नहीं, मगर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, क्योंकि फिर से लोगों ने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और वो भी खो दी। नरेंद्र मोदी नहीं, मगर जैसे सारी व्यवस्था ने तो, और दूसरी कंट्रीज जो हैं, जो जिनका हमारी तरफ नज़रिया बहुत मतलब मेहरबान नहीं है, वो कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं। अब आप देखिए चाइना और हमारे में कितना डिस्टेंस बढ़ गया है, और चाइना का एक सिंगुलर एम है इस एरिया को डोमिनेट करना, वर्ल्ड पावर बनना, और वो आज अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही, जैसे कि साउथ चाइना सी में। तो ये सब देखकर नेचुरली आदमी कहता है कि भाई क्या हम में सब कुछ है, टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, साइज है, मगर बात बननी, लेकिन आप क्या बने बात, हाँ, जहाँ बात बनाए। लेकिन आपने पहली लाइन कही कि एक बेहतरीन मौका मिला। हाँ। तो आप क्या मानते हैं कि जब पावर जो रहती है या जिसके पास बहुमत दिया जाता है, वही एक मौका होता है किसी कंट्री के लिए? नहीं, वो भी एक मौका होता है अगर कोएलिशन हो, मगर कोएलिशन में सब लोग समझदार हों, या कोएलिशन चलाने वाला अटल जी जैसा हो, तो या नरसिम्हा राव जैसा हो, तो वो भी नरसिम्हा राव जी की तो गवर्नमेंट एक अल्पसंख्यक गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और फिर भी वो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स कर दी। तो मगर अगर वो कैपेबिलिटी ना हो लोगों को सबको साथ लेकर चलने की, तो फिर एक व्यक्ति तो अपना काम करे जिसको कि बहुमत दिया गया है, तो वो नहीं हुआ। जब एक व्यक्ति का जिक्र होता है तो इंस्टीट्यूशंस माइनस हो जाते हैं। हाँ, नहीं, उस व्यक्ति को इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कॉन्टिनेंट को एक व्यक्ति तो चला नहीं सकता। सो यही सबसे बड़ा फेलियर है, और इसी चीज़ का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए, मिसेस गांधी की कितनी बड़ी अचीवमेंट थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, उनका इतना सहयोग था, मगर उनका जो लास्टिंग इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना शुरू किया, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि भाई कोई उनके कद जैसा व्यक्ति रह सके, तो जिसका भी कोई बेस हो उसको काटते रहो। तो अंत में मैंने उसी समय लिखा था कि अंत में मैडम ये होगा कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आपको थ्रेटन कर सके, मगर किसी के पास इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि वो आपकी मदद कर सके। अच्छा, वो अब इंदिरा करण कांग्रेस बीजेपी का हो गया, और 15 साल में नहीं, वो 6 महीने में कर दिया गया। तो अब जो नए लोग चुने गए, वो उनकी खट्टर हैं, ये फडणवीस है, मेरा दोस्त सोनोवाल है, इनकी कोई बेस ही नहीं है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप देखिए कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वो ये कांटा और छुरी हो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को देख लें, सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस को देख लें, सीबीआई को देख लें, आईबी को देख लें, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को देख लें, जो एजेंसीज एविडेंस पेश करेंगे कोर्ट में उनको देख लें, और वही चीज़ ब्यूरोक्रेसी में, वही चीज़ इलेक्शन कमीशन को, और वही चीज़ जुडिशरी में। हर एक चीज़ को अगर आप इंस्ट्रूमेंट मानेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन कैसे रहेगी? और वही एक इंस्ट्रूमेंट, इसका मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ, इस व्यक्ति का, इस
इंस्टीट्यूशन का, इस मौके का, यही दृष्टिकोण है। तो क्या ये बहुत सीरियस थ्रेट आपको लगता है, या जो डेमोक्रेसी का हमारा ढांचा है जिसमें इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं? आपने अच्छा नाम लिया, खट्टर का नाम लिया, फडणवीस का नाम लिया, सोनोवाल का नाम लिया, या कोई भी आने वाले वक्त में जिसका कोई बेस नहीं है उसको आपने बैठा दिया। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइव जो होती है पूरी डेमोक्रेसी, वो तो पॉलिटिकल वे में होती है, इंस्टीट्यूशनली नहीं होती है। नहीं सर, और उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की, पॉलिटिकल वे और एक बहुत पेटी पॉलिटिक्स में। आज कर्नाटक में ये इलेक्शन चल रहा है, किस स्तर पर भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, उसे हम पॉलिटिक्स मानते हैं। वो एक नया नॉर्मल सेट कर रहे हैं कि बातचीत, व्यवहार ऐसा होगा, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, इसी तरह झूठ बोले जाए। आके 2,80,000 चीज ये हो गया है। अखबार में देखा, जब आंकड़े देखे गए तो श्यामलाल यादव देखता है कि उसमें 38,000 हुए, सिर्फ अनाउंस कर दिया 2,80,000। इसी हर एक चीज में ऐसे, मुद्रा में जी 5 करोड़ जॉब्स आ गए, किसी ऑफिशियल डेटा में नहीं है, इसलिए अब ऑफिशियल डेटा को चेंज किया जाएगा, जॉब्स को चेंज नहीं किया जाएगा। तो हम एक आदी हो गए हैं फॉल्स एनकाउंटर के, हम आदी हो गए हैं झूठ के, हमको आदी बनाया जा रहा है। ये जो विटनेसेस होंगे वो अपनी बात कहकर, ओथ पर बात कहकर उसको वापस ले लेंगे। कोई केसेस आगे चलेंगे, कोई केसेस आगे नहीं चलेंगे। तो ये एक नया नॉर्मल सेट हो रहा है, जो मेरे अनुमान में और किसी भी सोचने वाले के अनुमान में ये कंट्री के लिए घातक होगा। अब मेरे ख्याल से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बने थे, आप साथ खड़े थे उनके। हाँ, बिल्कुल, चुनाव प्रचार, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट ऑन दैट। तो फिर आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि ये शख्स? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया। इसमें मुझे मैंने पब्लिकली कहा है कि मेरे जीवन में ये दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। पहली वीपी सिंह को सपोर्ट करना, क्योंकि वीपी सिंह को सपोर्ट किया उस समय चंद्रशेखर जी ने मुझे वार्न किया, मेरे दोस्त चोर रामास्वामी के द्वारा। इस बार किसी ने वार्न नहीं किया? नहीं, वार्न नहीं किया। नहीं, मेरी वाइफ और उसकी बहनों ने वार्न ज़रूर किया था, क्योंकि जब मीटिंग होती थी अहमदाबाद में इस प्रचार वगैरह के बारे में, मैं आकर उनको बतलाता था कि ये हुआ, वो हुआ। उन्होंने कहा कि तुम उनके कैरेक्टर के ट्रेट्स को देख ही नहीं रहे, उन इंसिडेंट से जो जाहिर होता था। क्यों, गुजरात मॉडल तो हर किसी के सामने था। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने गुजरात मॉडल सीखा, पढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा में बह गए। सोचने की बात है, आज हम सरप्राइज्ड हैं कि कैबिनेट का कोई मायना ही नहीं है, पर वो तो गुजरात मॉडल था। हम इस पर सरप्राइज हैं कि भाई पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर रहा, और सेशन तो खत्म कर दिया जाता है, और बड़े से बड़े बिल को मनी बिल कहकर राज्यसभा को आवारा कर दिया जाता है। मगर वो तो गुजरात मॉडल है। मैजिस्ट्रेट्स के क्या सलूक होगा, पुलिस का कैसे इस्तेमाल होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कैसे इस्तेमाल होगा, आज हम सरप्राइज्ड हैं। मगर वो तो गुजरात मॉडल था। उससे पता लगता है कि भाई हमने गुजरात मॉडल को मतलब किसी तरह एनालाइज ही नहीं किया। और कई व्यक्ति, जैसे कि इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक फिगर्स में भी, मैं अपनी कन्फेशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक फिगर्स में मैंने गवर्नमेंट के फिगर्स को फेस वैल्यू पर लिया। मगर जैसे कि विशेषज्ञ हैं योगेंद्र अलग वगैरह, वो इन फिगर्स को क्वेश्चन कर रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी जी के कहने पर मुझे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया गया था, उनकी गवर्निंग काउंसिल का। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि साहब, आप गुजरात मॉडल पर, हमारे फैकल्टी ने ये उनके फिगर्स को एनालाइज किया, आप ये पेपर तो पढ़िए। तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी। मगर उस सबसे ये पता लगा मुझे कि मैंने हम कई बार एक सिचुएशन से इतने खफा हो जाते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव को अच्छी तरह एग्जामिन किए बिना ही उसके पक्ष में लपक जाते हैं। नहीं, क्योंकि आप बहुत सीरियस थ्रेट बतला रहे हो, पार्लियामेंट का ना चलना, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप कह रहे हो, इकोनॉमी को लेकर कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन को लेकर कह रहे हो, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो प्रीमियर इवन सीबीआई है, या अपने तौर पर ईडी है, डिफेंस में आप वाइस चीफ, प्लीज अपने वही व्यूअर्स को पढ़कर सुनाइए कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या एविडेंस दिया है डिफेंस कमेटी को, पार्लियामेंट की कमेटी को।
वो कहते हैं कि इतनी कट्स कर दी गई हैं कि हमारे पास अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें एम्यूनिशन जो एम्यूनिशन चाहिए वो सिर्फ 10 दिन का एम्यूनिशन रह जाएगा अगर कल वॉर हो जाएगी। वो कहते हैं कि भाई हमारे बेसिस पर पठानकोट, उरी, इन बेसिस पर अटैक हो रहे हैं और हमने प्लीड किया गवर्नमेंट को कि हमको ये स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी इसकी पेरीमीटर, और गवर्नमेंट ने इसमें दिखाया कि भाई पता नहीं 14,000 करोड़ या 17,000 करोड़ दे दी गई, मगर बजट में एक देने का एलोकेशन नहीं है। ये डिफेंस की हालत है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी में देखिए, एक बिल्कुल ही एक सेल्फी फॉरेन पॉलिसी। मुझे एक फॉरेन सर्विस वाले ने कहा कि सर, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इंडियन ओशन स्टेट्स में प्रधानमंत्री जाएं वगैरह, तो इसका फॉलो अप क्या हुआ? अब तो 1 साल हो गया है। कहता साहब क्या कह रहे हो? फॉलो अप? आवर फॉरेन पॉलिसी इज अनदर सेल्फी। एक इवेंट है। तो आज पाकिस्तान से गले मिल लो, उनके घर में जाकर दावत खा लो, कल कह दो मैं मार दूंगा, परसों वो उनके लोग आते ही रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं। ईश्वरी साहब, लेकिन एक चीज़ बताइए, आप एज ए पॉलिटिशियन जरा उन स्थितियों को अगर समझें कि हमारे यहाँ धीरे धीरे चीज़ें कैसे डाइल्यूट हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ते जा रहे थे, वो किसी पोस्ट को लेते थे, एक लंबी लिस्ट है। ओके, इंस्टीट्यूशन सीबीआई को तोता मनमोहन सिंह के वक्त में कहा गया, ईडी वर्क और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ही इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस। एग्जैक्टली। नो नो देयरफॉर इसलिए देखिए, ये पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहता है। एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज को उबलते पानी में डालिए, चौंक कर एकदम बाहर आ जाएगा, बच जाएगा। अगर आप उसको ठंडे पानी में रूम टेम्परेचर पर डालिए और उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते रहिए, वो उसी में मर जाएगा, बिकॉज ही बिकम्स accustomed टू द हायर टेम्परेचर्स। हम उस हायर टेम्परेचर को accustomed हो रहे हैं। ये नहीं कि भाई मोदी ने ही सब कुछ खराब किया, बिल्कुल नहीं, मगर जो चीज हो रही थी वो अब एक एक्सेलरेटेड वे में हो रही है और उसका हम नतीजा देख रहे हैं। तो अगर अब भी हम नहीं चौंके और यही सोचते रहे कि साहब मनमोहन सिंह के टाइम में भी हो रहा था, इंदिरा जी ने भी इसके जुडिशरी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो फिर वही नतीजा होगा। लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं, एक और चीज ये भी देखनी चाहिए कि भाई आपको इलेक्ट इसलिए किया गया था कि आप मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पॉलिसीज और उनके रवैये को जारी रखें या उनसे उल्टी चीज करें। तो ये कहते रहना कि भाई वो भी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते थे, मैं भी कर रहा हूं, ये तो बात गलत रही। हमारा जो क्राइसिस है, हम चाहते हैं आप उस क्राइसिस को देखते, क्योंकि आज क्या हो रहा है, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, पूरा डिजाइन इस पे है। कोलिजियम दोबारा जस्टिस मिश्रा का नाम भेजेगा या नहीं भेजेगा, जस्टिस जोसेफ का नाम भेजेगा या नहीं भेजेगा, पूरा ध्यान इस पे है। ईडी कोई काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एनपीए को लेके कोई वर्क होगा या नहीं होगा, हम एक क्राइसिस में है। बिल्कुल, हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब कोलैप्स कर रहा है। तो रास्ता क्या, क्योंकि हमारे सामने कोई है नहीं बड़ा विजन, हम बड़े छोटे विजन में आके अटक गए। बहुत ही आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि और हम उस मोमेंट के इवेंट पर ही फोकस कर रहे हैं। Exactly. ये होगा या वो नहीं होगा। तो इसीलिए इस किताब में मैंने जैसे दिखाया कि भाई हाँ, चीफ जस्टिस वगैरह की अपनी जो जजमेंट लिखते हैं जैसे, उसके बारे में काफी वर्णन है, मगर चीफ जस्टिस एलोन तो इस क्राइसिस के जिम्मेदार नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। हमारे सामने डेंजरस सिचुएशन क्या है? चार चीफ जस्टिस का बाहर निकलकर आना, यह कहना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, या फिर पहलू खान सरीखे लोगों को सड़क पर अधमरा कर देना और यह कहना कि यह गौमांस लेकर जा रहा था। दो सिचुएशन, और वो सर वो दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही है। और उसका मैं आपको बताता हूँ कि समाधान, रूट कॉज ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो अब ऐसे, हमारा फिल्टरिंग मैकेनिज्म ऐसा हो गया है पॉलिटिक्स में, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में, कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनका देश के प्रति बिल्कुल एक ध्यान सिर्फ एकाग्रत देश पर ही है, और जो इंटीग्रिटी के लोग हैं, वो लोग इस फिल्टरिंग मैकेनिज्म में से सत्ता में नहीं आ पा रहे। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इंडिया का, कि इस प्रोसेस में से कैसे लोग आ रहे हैं,
लोगों के नाम पर आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर कर पार्लियामेंट में, असेंबलीज में आ रहे हैं, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई वाइस चांसलर कौन होगा, पुलिस कैसे चलेगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तोता होगा या बिल्ला होगा, ये सब करते हैं। तो जब आप कहते हो कि भाई इसका समाधान क्या है, हम सबको अपने इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इसी तरह कि कॉन्डक्ट, अगर आप असेंबली में हैं या पार्लियामेंट में हैं तो आपका कॉन्डक्ट क्या होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई गलत बात बोलता है तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए कैसे अमेरिका ना, इंग्लैंड में अभी होम मिनिस्टर को कैसे जाना पड़ा, एक छोटी सी बात उन्होंने गलत कह दी पार्लियामेंट में, उनको एकदम रिजाइन करना पड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं दूसरी बार। हमारे यहाँ रोज जो मर्जी कह दो। एक आखिरी सवाल शौरी जी, क्या हम लोग 2019 में भी उसी लॉटरी को लिए बैठे हैं जिसमें मोदी या राहुल गांधी? नहीं, मेरा ख्याल राहुल गांधी तो इस समय नहीं, फोकस नहीं होगा। फोकस इस तरह होगा कि जो रीजनल, कि अगर ये स्ट्रेटेजी हो कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक कैंडिडेट होना है, तो उसका प्रैक्टिकल तरीका सिर्फ एक ही है कि जिसका किला जहां है वो उस किले में डिसाइड करेगा। अगर पटनायक उड़ीसा में डिसाइड करेंगे कि भाई प्रसून को टिकट मिलेगी कि अरुण को टिकट मिलेगी, कैलकाटा में ममता बनर्जी करेंगी, इसी तरह उसी से एक कोalition बनेगी, और उसमें से अच्छी बने बुरी बने मुझे पता नहीं है। मगर राहुल गांधी और मोदी में सोचना कि ये होगा, वो मोदी चाहेंगे कि ऐसा हो ओके, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस है उन दोनों में। मगर मेरा ख्याल लोग उसमें अगर फंस गए तो फिर वही परिणाम होगा। तो इसलिए और एक्चुअली 2019 की लॉटरी इससे उसके इलेक्शन सिस्टम की लॉटरी का जो कैरेक्टर है वो इससे नहीं बदलेगा कि भी हम राहुल गांधी की जगह किसी और को खड़ा कर दें। वो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है जिसको लाने में बहुत टाइम लगेगा, इलेक्टोरल सिस्टम को रीडिज़ाइन करने में, क्वालिफिकेशंस लाने में। इतनी छोटी सी चीज़ थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड और एसेट्स दर्ज किए जाए। मैं उस समय अटली की सरकार में था। आपको हैरानगी होगी कि किन किन लोगों ने उसको अपोज किया। ये होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट वाले कहने वाले। इसीलिए हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कोर्ट वाले कह रहे हैं। ये प्रमोद महाजन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनका ये बयान थे, मीटिंग्स में ये कहते थे। एक मीटिंग में ऐसे कहते, सब ने इतना, मैंने शुरू में कहा कि अटली हमें क्यों वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की, ये रिफॉर्म्स तो हमें करनी चाहिए। अटल जी सिर्फ स्माइल करते थे। और फिर बाकियों ने शुरू किया, खासकर ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने एक के बाद एक उसको अपोज करने लगे। फिर अटल जी मेरी तो देखकर कहने लगे कि अब अरुण जी समझे होंगे कि किस महफिल में आए हैं। मगर मेहमान आए हैं तो जो कह रहे हैं वो कर दो। वैसे हुआ। हम ये मान के चलें कि 2019 के बाद इस महफिल में फिर आप होंगे? नहीं, हम तो किताबें लिख रहे हैं, पर किताबें पाठक पढ़ते हैं। और जो मेरी 3 किताबें हैं जुडिशरी पर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भी जजेस उन किताबों को, बहुत क्रिटिकल किताबें हैं, वो भेजते हैं कि भी ऑटोग्राफ कर कर दे दो। तो इसमें जजेस की उदारता है, हमें उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई जज वो ऊपर बैठे हुए हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। नहीं, वो बेचारे सुनते हैं, वो भी उतने ही दुखी हैं। यानी आप 2019 के बाद भी किताब ही लिखेंगे? हमें नहीं लग रहा, हमें लगता है महफिल में आएंगे आप। नहीं, किताबें लिखना आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया शौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला साफ है, गुस्सा या आक्रोश नहीं, एक निराशा है, और उस निराशा से निकलने के लिए इस पॉलिटिकल तरीके को, जो चुनाव के तरीके हैं, उसको भी बदलने की जरूरत इस देश में आन पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।